हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल रमन राजपाल से सर अकेडमी की तरफ से आपके लिए इस न्यू वीडियो में लेकर आया हूं फाइनेंशियल अकाउंट्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट्स अब क्या होता है, हम लोगों को उसके लिए पहले कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। उसमें एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर एक बिजनेसमैन होता है जिसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करना होता है, किसी दूसरे सिटी में या किसी दूसरे स्टेट में उसे एस्टेब्लिश करना है, तो वो उस सिटी या उस स्टेट में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड किसी एजेंट का हेल्प लेता है, और वो जो एजेंट या जो दूसरा बिजनेसमैन होता है उसे हम लोग कंसाइनी कहते हैं। कंसाइनी कंसाइनर के लिए एक एजेंट के जैसे होता है। कंसाइनमेंट बिजनेस का फ्लो कैसे होता है? कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है, कंसाइनी उन गुड्स को अपने पास स्टोर करता है, उन गुड्स के लिए ऑर्डर लेता है, सेल करता है। हो सकता है वो सेल कैश बेसिस पे होगी या हो सकता है वो क्रेडिट बेसिस पे होगी। अब जो भी बेसिस होंगे, जो भी गुड्स कंसाइनी सेल करेगा, उसका जो भी अमाउंट रिकवर होगा, दैट अमाउंट इज पेएबल बाय कंसाइनी टू द कंसाइनर। कंसाइनी को वो गुड्स अपने पास स्टोर करने पड़ेंगे, और हो सकता है उन गुड्स को स्टोर करने के लिए कंसाइनी उन गुड्स पे कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर करेगा। फॉर एग्जांपल वेयर हाउस रेंट, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एटसेट्रा। तो उन गुड्स को सेल करने के लिए या ये सारी फैसिलिटीज कंसाइनर को देने के लिए कंसाइनी कंसाइनर से कमीशन चार्ज करता है। कंसाइनी पीरियडिकली एक स्टेटमेंट बना के पूरे इन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कंसाइनर को सेंड करता है, और उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंट सेल्स। कंसाइनर उन अकाउंट सेल्स के हिसाब से अपने पास भी वो कंसाइनमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है इन कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर, और वो अपने पास कंसाइनी का लेजर भी प्रिपेयर करता है टू कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल टू दी कंसाइनी। हो सकता है इस अरेंजमेंट में कंसाइनी कंसाइनर को गुड्स रिसीव करने के टाइम पे कुछ एडवांस अमाउंट भी दे देगा, या हो सकता है कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके कंसाइनर को दे देगा, जो कंसाइनर बाद में अपने बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। तो आइए देखते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। कंसाइनमेंट बिजनेस की अकाउंटिंग समझने के लिए दो बातें हम लोगों को पहले समझनी पड़ेंगी। कंसाइनर एंड कंसाइनी बोथ आर पर्सनल अकाउंट्स। कंसाइनर इज क्रेडिटर फॉर कंसाइनी, कंसाइनी इज डेटर फॉर कंसाइनर। ये बातें याद रख के आइए तो देखते हैं जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। हम लोगों को बहुत अच्छे डिटेल्ड फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज दी गई हैं। पहले ट्रांजैक्शन दी हुई है ऑन सेंडिंग द गुड्स। जब कंसाइनर कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा तो उसकी जर्नल एंट्री कंसाइनर के बुक्स में होगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट को हम लोग डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो गुड्स होंगे वो कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए परचेसेस माने जाएंगे, उसका ये एक्सपेंस ट्रीट किए जाएंगे, इसीलिए कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुड्स हम लोग नॉर्मल बिजनेस से निकाल कर कंसाइनमेंट बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं। कंसाइनी इस ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं करेगा बिकॉज कंसाइनी इज नॉट अ पार्टी टू ट्रांजैक्शन। ऑन एक्सपेंसेस फॉर सेंडिंग गुड्स, कंसाइनर गुड्स सेंड करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है तो उसका एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट को हम लोग डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज एक्सपेंस टू कैश और बैंक अकाउंट और टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस अकाउंट। अगर एक्सपेंसेस कंसाइनर कैश बेसिस पे कर रहा है तो कैश को क्रेडिट किया जाएगा, कैश गोज आउट। बैंक को क्रेडिट हम लोग इसलिए करेंगे बिकॉज बैंक इज द गिवर। जब एक्सपेंसेस का ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे होगा तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएंगे। अगेन कंसाइनी इस ट्रांजैक्शन का भी एंट्री नहीं करेगा बिकॉज कंसाइनी इज नॉट अ पार्टी टू ट्रांजैक्शन। फिर है फॉर एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनी कंसाइनर को गुड्स के अगेंस्ट एडवांस पे कर रहा है तो कंसाइनर एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट debit, bank is the receiver, bills receivable account debit, bills receivable also an asset for consignor to consignee account। कंसाइनी उसे वो पैसे दे रहा है सो कंसाइनी विल बी गिवर, इसीलिए हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। और कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर इज द रिसीवर, टू कैश, कैश गोज आउट, टू बैंक, बैंक इज द गिवर, टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल विल बी द लायबिलिटी फॉर कंसाइनी। ऑन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी तो कंसाइनर एंट्री करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनमेंट को डेबिट हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगेन एक्सपेंसेस कंसाइनर करे या कंसाइनी करे, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, तो कंसाइनमेंट को डेबिट किया जाएगा। कंसाइनी के अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंने इनिशियली ही आपको बता दिया था कि कंसाइनी जो है वो कंसाइनर के लिए डेटर है, और अगर कंसाइनी कुछ एक्सपेंसेस करेगा तो वो हम लोगों को एट द एंड जब नेट अमाउंट रेमिट
करेगा तो वो एक्सपेंसेस के पैसे कट करके देगा। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी विल रिड्यूस द अमाउंट टू बी रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी फॉर द कंसाइनर। तो कंसाइनर के लिए उतना डेटर कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, वो अपने बुक्स में कंसाइनर जो कि क्रेडिटर है उसके बुक्स के लिए उसे कम कर देगा। तो कैश गोज आउट टू बैंक इज द गिवर, और टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस दैट विल बी द लायबिलिटी फॉर कंसाइनी, और उसे क्रेडिट करेगा। नेक्स्ट है ऑन कंसाइनी रिपोर्टिंग सेल्स। जब कंसाइनी सेल्स मार्केट में करके आएगा, वेदर दीज सेल्स आर कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, तो कंसाइनर अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट। जितने भी गुड्स कंसाइनी ने बाहर सेल किए उतने अमाउंट के लिए अब वो कंसाइनर के लिए डेटर बन जाएगा, इसीलिए कंसाइनी का लेजर अपने बुक्स में डेबिट करेगा to show him as a debtor that amount of sales will be receivable from consignee. To consignment account, sales made by consignee will be treated as income of the consignment business, इसीलिए consignment को क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट। अगर ट्रांजैक्शन कैश पे है तो कैश या बैंक को डेबिट किया जाएगा, और अगर कंसाइनी क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहा है तो कंसाइनमेंट डेटर्स को डेबिट करेगा और वो क्रेडिट करेगा कंसाइनर के लेजर को, क्योंकि जो भी उसने सेल किया है वो अमाउंट उसे कंसाइनर को पे करना है। सो कंसाइनर विल बी क्रेडिटर फॉर कंसाइनी। नेक्स्ट दिया हुआ है कमीशन। कमीशन की जर्नल एंट्री समझने से पहले आइए तो जरा समझ लेते हैं कि कमीशन से रिलेटेड अलग अलग वेरिएशंस क्या हो सकती हैं। अब ये जो कमीशन होगी वो अलग अलग टाइप की कमीशन होती है। एक होती है नॉर्मल कमीशन विच इज पेएबल एज अ परसेंटेज ऑफ नॉर्मल सेल्स। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कमीशन है वो है डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन जब कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है तो जो भी बैड डेट्स का लॉस होता है वो कंसाइनी को बेयर करना पड़ता है। मतलब जो भी बैड डेट्स होंगे वो कंसाइनर को ट्रांसफर नहीं करेगा और वो उसका लॉस खुद बेयर करेगा, अपने इनकम के सामने उसको एडजस्ट करेगा। थर्ड जो टाइप ऑफ कमीशन होती है वो होती है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन में कैसे होता है, कंसाइनर कंसाइनी को एक मिनिमम टारगेटेड सेलिंग प्राइस बता देता है। अगर कंसाइनी उस मिनिमम सेलिंग प्राइस के ओवर एंड अबव गुड्स सेल कर रहा है तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पे उसको एक एक्स्ट्रा कमीशन दी जाएगी, एंड दैट एक्स्ट्रा कमीशन इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग कमीशन। तो ये था कंसेप्ट ऑफ कमीशन। अब देखते हैं जर्नल एंट्री के लिए क्या दिया हुआ है। कंसाइनर के बुक्स में दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनर कंसाइनमेंट के लेजर को इसलिए डेबिट करेगा बिकॉज दैट कमीशन इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, और कंसाइनी के लेजर को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज कंसाइनी अब कमीशन का अमाउंट डिडक्ट करके हम लोगों को नेट अमाउंट रेमिट करेगा। सो कंसाइनी की डेटरशिप कम हो जाएगी। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बिकॉज कंसाइनर इज अ क्रेडिटर ऑफ कंसाइनी। कमीशन के इक्वल अमाउंट की क्रेडिटरशिप कंसाइनर की कम हो जाएगी, इसीलिए कंसाइनी कंसाइनर का लेजर डेबिट करेगा। दिस इज डिक्रीज इन क्रेडिटरशिप। कमीशन कंसाइनी के बुक्स में इनकम ट्रीट की जाएगी, इसीलिए कंसाइनी के बुक्स में कमीशन के लेजर को क्रेडिट किया जा रहा है। नेक्स्ट है फॉर बैड डेट्स। अब बैड डेट्स में एक वेरिएशन है, जैसे कि हम लोगों ने कमीशन के लिए डिस्कस किया था कि नॉर्मल कमीशन अगर पे की जा रही है तो जो बैड डेट्स होगा वो कंसाइनर का एक्सपेंस हो जाएगा, और अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे की जा रही है तो जो बैड डेट्स होगा वो कंसाइनी को बेयर करने पड़ेंगे। तो ये जो सामने एंट्री दी हुई है वो अज्यूमिंग नॉर्मल कमीशन की है। कंसाइनर बैड डेट्स को रिकॉर्ड करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज बैड डेट्स विल बी ट्रीटेड एज लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। तो कंसाइनी हम लोगों को बैड डेट्स के जितना अमाउंट टोटल अमाउंट में से डिडक्ट करके देगा। सो दिस विल बी डिक्रीज इन डेटर फॉर द कंसाइनर। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन द लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर। तो कंसाइनमेंट डेटर्स, कंसाइनी के उतने डेटर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर क्लोजिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करेगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा। जिस भी साइड का टोटल हायर होगा उसे दोनों साइड लिखेंगे, और जहां पे लोअर टोटल होगा वहां पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सो इफ क्रेडिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट इज हायर देन डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, एंड दैट विल बी द प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनर कंसाइनमेंट बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसे अपने नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देगा। और अगर लॉस होगा तो लॉस के लिए डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी हायर देन द क्रेडिट साइड, सो द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड। तो वही उसने किया है, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर।
और वो जो लॉस होगा उसे कंसाइनर अपने नॉर्मल P&L के डेबिट में रिकॉर्ड करेगा। तो एंट्री हो जाएगी जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसका कंसाइनी एंट्री नहीं करेगा बिकॉज अगेन कंसाइनी इज नॉट अ पार्टी टू दिस ट्रांजेक्शन और कंसाइनी कंसाइनमेंट का लेजर प्रिपेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है फॉर फाइनल सेटलमेंट। कंसाइनी टोटल सेल्स के अमाउंट में से अपने एक्सपेंसेस, अपनी कमीशन, बेड डेट्स एक्सेट्रा डिडक्ट करके जो भी नेट अमाउंट होगा वो कंसाइनर को रेमिट कर देगा। तो कंसाइनर उसकी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अगर कंसाइनर बिल्स रिसीवेबल के थ्रू सेटल कर रहा है तो कंसाइनी अकाउंट, दिस इज योर डेटर लेजर सेटल्ड। कंसाइनर के लिए डेटर था, हम लोग उसका लेजर सेटल करेंगे, क्लोज करेंगे तो उसे क्रेडिट कर देंगे। कंसाइनी अपने बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर, टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर, टू बिल्स पेएबल लायबिलिटी। फॉर क्लोजिंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री की थी जब गुड्स को कंसाइनमेंट बिजनेस में ट्रांसफर किया जा रहा था, तो हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट का एंट्री किया था। अब यहाँ पे हम लोग गुड्स सेंट के लेजर को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो कंसाइनर अपने बुक्स में एंट्री करेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और परचेस अकाउंट, उसे वो अपने नॉर्मल ट्रेडिंग या परचेसेस के सामने एडजस्ट कर देगा। कंसाइनी के बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जब हम लोग कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री होगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये कंसाइनर के लिए एसेट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, इसे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जैसे नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो गुड्स कंसाइनमेंट बिजनेस में बच जाएंगे उसे हम लोग कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को डेल क्रेडिटर कमीशन और बेड डेट्स के एडजस्टमेंट की डिटेल दी हुई है। लिखा हुआ है sometimes the consignor allows an extra commission to the consignee in order to cover the risk of collection from customer on account of credit sales, which is known as del creditor commission. del creditor commission हम लोग क्यों देते हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कंसाइनर कंसाइनी को del creditor commission देता है तो ऑटोमेटिकली जो बेड डेट्स के लॉस का रिस्क होता है वो कंसाइनर से कंसाइनी पे शिफ्ट हो जाता है। वो सेम बात यहीं पे लिखी हुई है। और इस केस में जब बेड डेट्स होंगे तो कंसाइनी वो बेड डेट्स कंसाइनर को शिफ्ट नहीं करेगा, कंसाइनी को खुद को वो बेड डेट्स बेयर करने पड़ेंगे और वो बेड डेट्स का लॉस उस एक्स्ट्रा डेल क्रेडिटर कमीशन के सामने एडजस्ट करेगा। आगे दिया हुआ है नेचुरली इफ अ डेट इज फाउंड to be irrecoverable, the same must be borne by the consignee. There will be no effect in the books of consignor. In short, credit sales will be treated as cash sale to consignor. क्योंकि जितने भी गुड्स सेल किए जाएंगे कंसाइनी पूरे गुड्स के पैसे कंसाइनर को देगा ही। जो भी बेड डेट्स होंगे वो कंसाइनी कंसाइनर को डिडक्ट नहीं करके देगा। If no del creditor commission is given by the consignor to the consignee, the amount of bad debts must be borne by the consignor. आगे हम लोगों को del creditor कमीशन के केस में क्या एंट्रीज की जाएंगी वो दी हुई है। When del creditor commission is given, तो क्रेडिट सेल की एंट्री कैसे होगी? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने पहले ही बताया था कि कंसाइनर सेल्स कैश पे कर रहा है या क्रेडिट पे कर रहा है उसका कंसाइनर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री दोनों के लिए सेम होगी। कंसाइनी को हम लोग अपना डेटर दिखा देंगे और कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट की जाएगी बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। फिर दिया है बेड डेट्स। कंसाइनर अपने बुक्स में बेड डेट्स का कोई भी एंट्री नहीं करेगा। और फिर डेल क्रेडिटर कमीशन का एंट्री दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट को हम लोगों ने डेबिट इसलिए किया क्योंकि कमीशन कोई भी हो, वेदर इट इज नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन, इट इज एन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, इसीलिए कंसाइनमेंट के लेजर को डेबिट किया जाएगा। और कंसाइनी के लेजर को हम लोगों ने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि उतना हमारा कंसाइनी का डेटरशिप कम हो जाएगा, वो कमीशन का पैसा हम लोगों को कट करके देगा। When del creditor commission is not given, तो उस केस में जो बेड डेट्स होंगे वो कंसाइनर का लॉस होंगे, तो क्रेडिट सेल की एंट्री कंसाइनर करेगा कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी कंसाइनमेंट के डेटर्स होंगे वो कंसाइनर के डेटर्स होंगे। कंसाइनर डेटर कंसाइनर के लिए एसेट हो जाएगा, तो कंसाइनमेंट वो सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा एज एन इनकम फॉर बेड डेट्स। बेड डेट्स अब जो है वो कंसाइनर को बेयर करने पड़ेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट।
कंसाइनमेंट को डेबिट हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बैड डेट्स विल बी ट्रीटेड एज लॉस ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस, और कंसाइनमेंट डेटर्स को क्रेडिट इसलिए किया जा रहा है बिकॉज उतना वो एसेट कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर रियलाइजेशन ऑफ कैश, जब डेटर्स से अमाउंट रियलाइज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स, कैश कम्स इन एंड डेटर्स जो हमारा एसेट था वो सेटल हो जाएगा। अगर डेटर्स से पैसे कंसाइनी कलेक्ट कर रहा है तो कंसाइनर एंट्री करेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट, बिकॉज अब हम लोगों का जो अमाउंट है वो कंसाइनी से रिसीवेबल हो जाएगा, तो कंसाइनमेंट डेटर्स उतने हमारे कंसाइनमेंट के डेटर्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी व्हेन डेल क्रेडियर कमीशन इज गिवन, तो क्रेडिट सेल का एंट्री होगा कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट तो कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनमेंट के जो डेटर्स होंगे वो कंसाइनी का एसेट हो जाएंगे और जो भी अमाउंट उसे डेटर से कलेक्ट होगा वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी टुवर्ड्स द कंसाइनर, दैट अमाउंट इज पेएबल टू कंसाइनर, इसीलिए उसे क्रेडिट किया जा रहा है। फॉर बैड डेट्स, अब ध्यान देना है हम लोगों को कि डेल क्रेडियर कमीशन पे की गई है तो जो बैड डेट्स होंगे वो कंसाइनी का एक्सपेंस हो जाएंगे, तो कंसाइनी उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, दिस इज हिज लॉस टू कंसाइनमेंट डेटर्स, उसके कंसाइनमेंट के डेटर्स कम हो जाएंगे, इसीलिए डेटर्स को क्रेडिट किया जा रहा है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स, तो उस केस में कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर टू कंसाइनमेंट डेटर्स, बिकॉज डेटर्स कम हो रहे हैं इसीलिए हम लोग उसे क्रेडिट कर देंगे। फॉर क्लोजिंग द बैड डेट्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पे कंसाइनी जो बैड डेट्स का लॉस था उसे कमीशन के सामने एडजस्ट कर रहा है क्योंकि उसे ये बैड डेट्स बेयर करने के लिए एक्स्ट्रा डेल क्रेडियर कमीशन दी गई थी, तो वो उस लॉस को कमीशन के इनकम के सामने एडजस्ट कर देगा। उसके बाद जो हम लोगों को अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, उसके लिए भी हम लोगों को दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये प्रोविजंस क्लियर कर लेते हैं। अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट शुड बी प्रॉपरली वैल्यूड, अदरवाइज फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यूजुअली अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं तो आपको अनसोल्ड यूनिट्स का कॉस्ट प्लस ऑल द प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड नॉन रिकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी लेने हैं। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाएंगे, कंसाइनी के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ही क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के टाइम पे कंसीडर किए जाएंगे। अल्टरनेटिवली टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर plus total non-recurring expenses of the consignee are to be added and stock should be valued on the basis of proportionate unsold goods. But it must be remembered while valuing stock on consignment, the usual principle for valuation of stock that stock should be valued at cost price और मार्केट प्राइस whichever is less। हम लोगों को यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, नॉर्मल जो हम लोगों का स्टॉक वैल्यूएशन का बेसिस होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट whichever is lower वो भी फॉलो करना है। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करने का एंट्री होगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये कंसाइनर के लिए एसेट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट में हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। नीडलेस टू से दैट अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट will appear on the asset side of बैलेंस शीट। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अब हम लोगों को ये लॉस जो है वो दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करना होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। आइए तो देखते हैं दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी। पहले हम लोगों को दिया हुआ है नॉर्मल लॉस, उसके लिए लिखा हुआ है इफ सम लॉस इज अनअवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज अनअवॉइडेबल, हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट वुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट while valuing the inventories. The total cost plus expenses incurred should be divided by the quantity available after the normal loss to ascertain the cost per unit। इसमें ये क्लियर कर रहा है कि जो नॉर्मल लॉस होगा, जो यूनिट्स हम लोगों के नॉर्मल लॉस के अंडर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका कॉस्ट हम लोग रिमेनिंग अवेलेबल यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो हम लोगों का जो रिमेनिंग यूनिट्स का पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू नॉर्मल लॉस। उसके लिए उसने एग्जांपल दिया है, सपोज 10,000 kg ऑफ एप्पल्स आर कंसाइन्ड टू अ होलसेलर, द कॉस्ट बीइंग ₹30 per kg प्लस
40,000 of freight. It is concluded that a loss of 15% is unavoidable. इसमें हम लोगों को उसने बताया है कि 10,000 kgs ऑफ एप्पल से सेंड किए जा रहे हैं एक होलसेलर को, पर केजी कॉस्ट है ₹30 और टोटल कंसाइनमेंट के लिए ₹40,000 का फ्रेट इनकर किया जा रहा है। और इसमें यह भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो कंसाइनर है उसने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एवेल्युएट करके रखा है कि 15% ऑफ गुड्स सेंट आर ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। द कॉस्ट पर केजी विल बी 3,40,000। दिस इज 10,000 kg into 30 प्लस 40,000 ऑफ फ्रेट। 10,000 kg एप्पल्स इंटू ₹30 करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। उसमें हम लोग 40,000 का फ्रेट ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 3,40,000। उसे उसने डिवाइड किया है 8,500 से। अब ये 8,500 कैसे आया? 10,000 kgs ऑफ एप्पल्स सप्लाइड लेस 15% नॉर्मल लॉस, तो जो रिमेनिंग अवेलेबल यूनिट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8,500 kgs। तो जो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट का कॉस्ट है 3 लाख प्लस 40,000 वो 8,500 kgs के ऊपर स्प्रेड किया जाएगा और पर केजी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी ₹40। इफ द अनसोल्ड इन्वेंट्री इज 1000 kg, अगर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोगों के पास 1000 kgs बच रहे हैं, इट्स वैल्यू विल बी ₹40,000, ₹40 per kg into 1000 kgs. Accordingly, no entry is recorded for normal loss and same is considered as expense which is considered for valuing the remaining inventory. हम लोग normal loss के लिए कंसाइनमेंट के बुक्स में, कंसाइनमेंट के लेजर में कोई भी अलग एंट्री पास करने वाले नहीं हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारे गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड में एडजस्ट हो जाता है और हम लोगों को इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइम पे भी नॉर्मल लॉस को कंसीडर करना पड़ता है बिकॉज नॉर्मल लॉस अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस के लिए, इफ एनी एक्सीडेंटल और अननेसेसरी लॉस अकर्स, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली अवॉइडेबल लॉस की बात कर रहा है, जो लॉस अवॉइड किया जा सकता था। द प्रॉपर थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स दस लॉस्ट and then to credit the consignment account and debit the profit and loss account। एबनॉर्मल लॉस में जितने भी यूनिट्स का लॉस होगा उससे हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस से बाहर निकाल देंगे और नॉर्मल P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में जो यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए उनका जो कॉस्ट होगा हम लोग उससे नॉर्मल कंसाइनमेंट के गुड्स पे चार्ज करने वाले नहीं हैं, उसे हम लोग अपने बिजनेस के P&L में डेबिट कर देंगे। दिस विल एनेबल द कंसाइनर टू नो व्हाट प्रॉफिट शुड हैव बीन अर्न्ड had the loss not taken place। हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे एज इफ एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट के बिजनेस में हुआ ही नहीं था, तो हम लोगों को कंसाइनमेंट बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट पता चल जाएगा। उसके लिए एग्जांपल दिया है, सपोज 1000 sewing machines costing ₹2,500 each are sent on consignment basis and ₹10,000 are spent on freight etc. 20 machines are damaged beyond repairs, the amount of loss will be। अब इसमें उसने क्लियर किया है कि 1000 स्विंग मशीन्स हम लोग सेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट पे, 2500 एक का कॉस्ट है और टोटल 1000 मशीन के कंसाइनमेंट के लिए 10,000 फ्रेट एक्सपेंसेस भी इनकर किए जा रहे हैं और उसने स्पेसिफाई किया है कि 20 मशीन्स जो हैं वो डैमेज हो जा रही हैं बियॉन्ड रिपेयर्स, मतलब वो रिपेयरेबल नहीं है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। तो हम लोग जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू है वो कैसे करेंगे वो दिया हुआ है, कॉस्ट इक्वल्स टू 20 मशीन्स इनटू ₹2,500 एड एक्सपेंसेस। 10,000 के एक्सपेंसेस उसने किए थे 1000 मशीन्स के लिए, तो 20 मशीन्स के लिए अमाउंट आ जाएगा ₹200, तो 50,200 will be the value of 20 machines which were lost due to an accident। ये हुआ abnormal loss का वैल्यू। अब नीचे उसने उसकी ट्रीटमेंट भी दी है, वो मेंशन कर रहा है this amount should be credited to consignment account and debited to profit and loss account if any amount say ₹40,000 is received from the insurer, then debit to the P&L account will be only ₹10,200। हम लोग 50,200 में से वो इंश्योरेंस क्लेम अगर हम लोगों को मिल रहा है तो 40,000 का हम लोग रिड्यूस कर देंगे और जो 10,200 का नेट लॉस होगा उसे हम लोग P&L में डेबिट कर देंगे। बट द क्रेडिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी स्टिल ₹50,200। हम लोगों को कंसाइनमेंट के बिजनेस से 20 मशीन्स का पूरा कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस बाहर निकालने ही होंगे। ₹40,000 will have been debited to bank account. Students shall note that abnormal loss is valued just like inventories in hand। abnormal loss का और closing inventory valuation का दोनों के basis same है। और नीचे एक important point दी हुई है, students should be careful while valuing
गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड गुड्स लॉस्ट इन कंसाइनीज गो डाउन, क्योंकि दोनों का जो लोकेशन है वो अलग अलग है, दोनों पे जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए होंगे वो अलग अलग होंगे। अगर गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो रहे हैं तो उस पे कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए ही नहीं होंगे, पर अगर गुड्स कंसाइनी के प्लेस पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या लॉस हो रहा है तो उस पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस को भी चार्ज किया जाएगा। बोथ आर एबनॉर्मल लॉस, बट इन केस ऑफ फॉर्मर कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, whereas it is included in the later case. Further, for the purpose of valuation of inventory in hand, it should be noted that while normal loss is considered as a part of cost of remaining goods, whereas एबनॉर्मल लॉस इज इग्नोर्ड। ये मैंने पहले ही क्लियर किया था कि नॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यू होगा वो रिमेनिंग गुड्स के ऊपर स्प्रेड किया जाएगा, बट एबनॉर्मल लॉस की जो भी वैल्यू होगी उससे हम लोग कंसाइनमेंट के लेजर से ही बाहर निकाल देंगे, तो वो हमारे क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को अफेक्ट नहीं करेगा। इन द एग्जांपल गिवन अबव, अज्यूम दैट 10,000 kg apples were sent in 10 different trucks and out of which one truck met an accident and 500 kg apples were destroyed. In such a case, cost of remaining apples will be computed as follows. Total apples shipped 10,000 kgs, उसका कॉस्ट था 34 पर केजी, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 3,40,000। एप्पल्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट 500 केजीज, रुपीज 34 पर केजी इंटू 500 करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 17,000। रिमेनिंग एप्पल्स 9,500 केजीज, तो उनके सामने रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 3,23,000, रुपीज 34 पर केजी इंटू 9,500। नॉर्मल लॉस इज 15%, तो 9,500 यूनिट्स का 15% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1,425 केजीज। उसका सामने जो वैल्यू लिया जाएगा वो होगा नील, तो रिमेनिंग सेलेबल एप्पल्स जो हमारे पास बच जाएंगे वो हो जाएंगे 8,075 केजी एप्पल्स। उसका टोटल वैल्यू हो जाएगा रुपीज 3,23,000 और पर केजी वैल्यू हो जाएगा रुपीज 40। मतलब नॉर्मल लॉस का जो भी वैल्यू था उसे नॉर्मल रिमेनिंग यूनिट्स पे स्प्रेड कर दिया गया। नीचे वो क्लियर कर रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट abnormal loss will not have impact on per unit cost. However, per unit cost will change due to normal cost as the remaining quantity will absorb the cost of normal loss, whereas abnormal loss will be immediately expensed off to the profit and loss account. कुछ अरेंजमेंट्स में ऐसा हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कॉस्ट पे सेंड नहीं करके उसे इनवॉइस प्राइस पे या लोडेड प्राइस पे सेंड करेगा, तो उस केस में जो क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के पास बच जाता है उस स्टॉक में कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी पार्ट होता है, तो वो हम लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू करने के टाइम पे उस स्टॉक में से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उस स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट और उसकी वर्किंग कैसे होगी। कंसाइनर जब गुड्स कंसाइनी को अबव कॉस्ट सेंड करेगा तो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। उसके लिए हम लोगों को ट्रीटमेंट अच्छे से यहाँ पे दी हुई है, लिखा हुआ है समटाइम्स द कंसाइनर डज नॉट वांट टू रिवील द कॉस्ट ऑफ गुड्स टू द कंसाइनी and therefore invoices the goods at a price which is higher than the cost price. अगर सपोज ऐसी सिचुएशन है जब कंसाइनर कंसाइनी को अपनी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में कंसाइनर जो गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है वो उसे अबव कॉस्ट पे सेंड करता है और वो जो वैल्यू होती है उसे हम लोग इनवॉइस प्राइस कहते हैं। सच प्राइस इज नोन एज इनवॉइस प्राइस एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज लोडिंग। जो मार्जिन वो कॉस्ट प्राइस में ऐड करके कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा उसे हम लोग लोडिंग कहते हैं। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट इनवॉइस प्राइस नीड नॉट नेसेसरीली बी सेम एज सेलिंग प्राइस। हो सकता है जो इनवॉइस प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम हो या इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो, बट ये जरूरी नहीं है कि हर केस में इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल ही होगा, अनलेस द कंसाइनर डायरेक्ट्स द कंसाइनी टू सेल द गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डायरेक्ट करता है कि उससे गुड्स जो हैं वो इनवॉइस प्राइस पे ही सेंड करने हैं, इन दैट केस द इनवॉइस प्राइस विल बी ट्रीटेड सेम एज सेलिंग प्राइस। When the goods are sent at invoice price to ascertain the correct profit or loss on consignment, the items recorded at invoice price should be brought down to cost price level. जो भी अलग अलग आइटम्स होंगे इस सिचुएशन में, whether it is opening stock, goods sent on consignment, goods returned by the consignee, closing stock, etc.,
इन सारे आइटम्स में से हम लोगों को वो लोडिंग जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा ताकि वो सारे के सारे आइटम्स अपने कॉस्ट प्राइस पे आ जाएं। इसके बाद ही हम लोगों को कंसाइनमेंट बिजनेस का जेन्युइन प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा। फॉर दिस पर्पस द लोडिंग इंक्लूडेड इन वेरियस आइटम्स like opening stock, goods sent on consignment, goods returned by consignee, closing stock should be eliminated by passing the necessary adjustment entries in the books of consignor only। और वो adjustment entries क्या होंगी वो हम लोगों को नीचे अच्छे से explain की गई है। एक बात हम लोगों को यहाँ पे नोट करनी है कि ये जो भी entries होंगी वो सिर्फ consignor के ही बुक्स में होंगी, क्योंकि consignor का इस लोडिंग और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये जो भी हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ कंसाइनर के बुक्स में होगा। दिया हुआ है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अच्छा, अब जो टेबल दी हुई है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कंपैरिजन के लिए, जिससे हम लोगों को ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक आपको सिचुएशन दी गई है व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, जो हम लोग ऑलरेडी नॉर्मल ट्रीटमेंट में कर चुके हैं, और दूसरा कॉलम दिया हुआ है व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस, दैट इज लोडेड प्राइस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फर्स्ट सिचुएशन में दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट विथ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेकंड सिचुएशन में दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखनी है हम लोगों को कि जो जर्नल एंट्री है वो दोनों सिचुएशंस में सेम है, बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। इन फर्स्ट सिचुएशन इट इज कॉस्ट ऑफ द गुड्स, इन सेकंड सिचुएशन इट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स। हम लोग पहले कंसाइनमेंट के लेजर में इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड एंट्री दी हुई है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। जब हम लोगों ने गुड्स कॉस्ट पे सेंड किए हैं तो लोडिंग के लिए कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, बट हाँ सेकंड सिचुएशन में आपको लोडिंग के एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री दी हुई है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द अमाउंट ऑफ लोडिंग। अब इसमें हम लोग जैसे कि देख सकते हैं ये सिंपली रिवर्सल एंट्री है ऊपर वाले एंट्री की। इसमें अगर आप देखोगे तो कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट किया गया है। फर्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट का लेजर डेबिट कर रहे थे विथ द इनवॉइस प्राइस। सेकेंड एंट्री में आप कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट कर रहे हो विथ द लोडिंग प्राइस। तो नेट नेट जो कंसाइनमेंट का लेजर है वो कॉस्ट प्राइस से डेबिट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हम लोगों ने जो भी लोडिंग पहले एंट्री में डेबिट किया था उसे हम लोग सेकंड एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, तो हम लोगों का जो वैल्यू है वो कॉस्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को एंट्री दिया हुआ है फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय द कंसाइनी। फर्स्ट सिचुएशन में एंट्री दिया हुआ है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट में भी पढ़ चुके थे विथ द कॉस्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड सिचुएशन में जर्नल एंट्री सेम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज गुड्स कम्स इन टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये कंसाइनी हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है तो कंसाइनमेंट बिजनेस से ये गुड्स निकल जाएंगे विथ द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि जब आपने ये गुड्स कंसाइनमेंट बिजनेस में सप्लाई किए थे उस वक्त आपने कंसाइनमेंट को इनवॉइस प्राइस से डेबिट किया था। इसीलिए जब ये गुड्स रिटर्न आएंगे तो हम लोगों को रिटर्न के टाइम पे भी कंसाइनमेंट को इनवॉइस प्राइस से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। बट इस ट्रांजैक्शन के लिए हम लोगों को आगे लोडिंग का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो ही हमें नेक्स्ट दिया हुआ है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। फर्स्ट सिचुएशन में नो एंट्री बिकॉज देयर इज नो लोडिंग। सेकंड सिचुएशन के लिए एंट्री दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब जो रिटर्न की एंट्री थी आपने कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट किया और वो भी इनवॉइस प्राइस के साथ। उसका लोडिंग रिवर्स करने के लिए हम लोगों को कंसाइनमेंट के लेजर को डेबिट करना पड़ेगा। तो सेकंड एंट्री में उसने वही किया है, कंसाइनमेंट के लेजर को डेबिट किया है। दिस इज नथिंग बट रिवर्सल ऑफ द लोडिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी लोडिंग को क्रेडिट कर चुके हो रिटर्न की एंट्री के टाइम पे। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर भी जो डेबिट हुआ था वो इनवॉइस प्राइस के साथ हुआ था, तो हम लोग वहां पे भी लोडिंग को रिवर्स कर देंगे। वहां पे नीचे मेंशन किया हुआ है विथ द अमाउंट ऑफ लोडिंग। तो जो कंसाइनमेंट के लेजर में जो नेट इफेक्ट आएगा वो कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के लेजर में रिकॉर्ड करने की एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन के लिए दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द इनवॉइस प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब इसमें ध्यान देना है एंट्री अगेन सेम है बट वैल्यू दोनों में चेंज हो जाएगी। फर्स्ट सिचुएशन में हमारे ओपनिंग स्टॉक में कोई भी लोडिंग नहीं था तो हम लोगों को उसके लोडिंग के एडजस्टमेंट की कोई नीड नहीं है,
बट सेकंड सिचुएशन में आपने जो ओपनिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के लेजर में रिकॉर्ड किया है अब उसमें लोडिंग भी इंक्लूडेड है। हम लोगों को ये लोडिंग अब रिवर्स करना पड़ेगा बाय क्रेडिटिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम लोगों को उसी की एंट्री दी हुई है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। फर्स्ट सिचुएशन में नो एंट्री, सेकंड सिचुएशन में दिया हुआ है स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक रिजर्व को हम लोग डेबिट करेंगे और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। कंसाइनमेंट को क्रेडिट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है वो कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगी। जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं वैसे ही कंसाइनमेंट के डेबिट साइड ही ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। उसका लोडिंग रिवर्स करने के लिए हम लोगों को कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट करना पड़ेगा और हम लोग सेकंड इफेक्ट जो देंगे वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट को देंगे। नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है फॉर क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग था वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ना कुछ लोडिंग होगा, तो उसके लिए हम लोगों को एंट्री दिया हुआ है सिचुएशन 1 स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट विथ द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग जो सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। सेकंड सिचुएशन में हम लोगों को दिया हुआ है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो कंसाइनर के लिए एसेट है इसीलिए उसे डेबिट किया जा रहा है। कंसाइनमेंट के लेजर को क्रेडिट इसलिए हम लोग कर रहे हैं बिकॉज दैट क्लोजिंग स्टॉक is nothing but the reversal of the cost of goods which were not sold during the year। तो उसे हम लोग नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे, इसीलिए करंट ईयर में हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। बट हाँ, इस सिचुएशन में हम लोग जो अमाउंट यूज करेंगे वो होगा इनवॉइस प्राइस, तो उससे रिलेटेड जो लोडिंग होगी उससे भी हम लोगों को रिवर्स करना पड़ेगा बाय डेबिटिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोगों को वही दिया हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिमूविंग लोडिंग। फर्स्ट सिचुएशन में नो एंट्री बिकॉज द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। इन सेकंड सिचुएशन एंट्री दिया हुआ है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट रिवर्सल ऑफ योर लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये जो होगा स्टॉक रिजर्व में चला जाएगा अमाउंट और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के साथ हम लोग स्टॉक रिजर्व भी रिकॉर्ड कर देंगे और नीचे दिया हुआ है विथ द अमाउंट ऑफ लोडिंग। स्टूडेंट्स, इस मेथड का एक ट्रिक ये है कि आपको जो भी आइटम्स आप जहां पे भी रिकॉर्ड करते हो नॉर्मल कंसाइनमेंट के सम में आपको वो वहीं पे रिकॉर्ड करने हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लोडिंग उस आइटम में है वो रिवर्स करने के लिए हम लोग ऑपोजिट साइड पे इफेक्ट देंगे। फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लेजर में डेबिट होते हैं तो उसका जो लोडिंग होगा उसे कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कंसाइनमेंट और क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट किए जाते हैं, तो उन आइटम्स में जो लोडिंग होगा उससे हम लोग कंसाइनमेंट के लेजर में डेबिट करेंगे। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जब तक वो आइटम्स इनवॉइस प्राइस पे होंगे तब तक हम लोगों को कंसाइनमेंट का जेन्युइन प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चलेगा। सेकंड रीजन ये भी है कि हम लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो हम लोग करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, इसीलिए जो हमारे गुड्स में लोडिंग है दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इसीलिए अगर हम लोगों ने इन गुड्स में से वो लोडिंग का इफेक्ट रिवर्स नहीं किया तो जो हम लोगों का स्टॉक होगा उसका वैल्यू भी प्रॉपर नहीं होगा एंड इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये था आपका चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट्स। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।